Hello, everyone. Welcome a Facebook page of Goregaon Sports Club. So we'll just wait for another second and maybe a minute, and then we'll go ahead with the live session. Hey friends, hello and welcome to Goregaon Sports Club Facebook page. Yes, it's 5:30 and we will start with our live session. आपको सभी को मेरा नमस्कार. बिफोर स्टार्टिंग पहले तो मैं जीएससी की एंटायर कमिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशली इस लॉकडाउन द्वारा हम घर की 4 दीवारों पे सीमित है, घर के बाहर नहीं जा सकते फॉर एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी कार्यक्रम है उसके लिए, या तो इवन विजिट टू अ डॉक्टर हैज बिकम रियली रियली ट्रबलसम. और ये दौरान जब ये लाइव सेशंस का जो इनने चलन चालू किया है, शार्पन योर सॉ, इट इज रियली वेरी हेल्पफुल टू जीएससी मेंबर्स लाइक अस. क्योंकि ये जो वर्चुअल लर्निंग का सेशन चालू किया है, जिसमें तरह तरह की एक्सरसाइजेस, योगा, जो हम सब जीएससी के घर बैठे हम मेंबर्स की तरफ जीएससी पहुंचा रही है, इट इज कमेंडेबल. सीरियसली सैल्यूट टू यू ऑल. स्पेशली एंटरटेनमेंट हो गया, म्यूजिक हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस रिलेशंस है, इट इज टेकिंग दिस टू अनदर स्टेप. Thank you, Mr. Karan Walia, for inviting me here, and Dr. Vinay Jain and the entire committee of GSC. ये मेरा खुशनसीबी है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप सब ये अपने जो 10,000 GSC के मेंबर्स हैं उनके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करने का मौका आई थिंक बहुत ही कम लोगों को मिलता है. मेरा नाम है डॉक्टर आरती अग्रवाल. मैं मलाड में ही प्रैक्टिस करती हूँ, अग्रवाल आई हॉस्पिटल में. मैं एक आई सर्जन हूँ. मेरी स्पेशलिटी रिफ्रैक्टिव सर्जरी में है. रिफ्रैक्टिव सर्जरी मतलब उसमें तरह तरह की चीजें आती है, जैसे लेसिक आपने सुना होगा, आईसीएल, जो भी सर्जरीज होती है जिससे चश्मे का नंबर हटाया जाता है, उसमें मैंने स्पेशलिटी की है. एंड मेरा स्पेशल थैंक्स टू द मल्टीमीडिया टीम, जिनने ये लाइव सेशन कंडक्ट इतने स्मूथली ये ट्रांजिशन हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. So should we start? Yes. Okay, no, but one more thing I need to do before. आज है मदर्स डे. यस, जितने भी मदर्स मुझे देख रहे हैं लाइव और जो देखने वाले हैं बाद में, उनको मेरा warm happy मदर्स डे. ये दिन मेरे लिए स्पेशल तो था ही हमेशा से, but now especially when I have a 11-month-old daughter, it has even become more special. Like मेरे को इसकी अहमियत और ज्यादा मालूम पड़ी है. आप सोच रहे होगे मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रही हूँ. यस, मैं ये सब इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं जीएससी को और जीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको मेरी फैमिली कंसिडर करती हूँ. जीएससी रफली अराउंड आई थिंक 2000 या 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी. सो ऑलमोस्ट लाइक 19 to 20 years बैक. एंड मैं जीएससी से जुड़ी हूँ राइट फ्रॉम माई बर्थ, 1988. Yes, I am a primary member and I have been there associated for almost more than 30 years now. So yes, the association is very special, the bonding is a lot, and ये जो 10,000 जीएससी के मेंबर्स को कनेक्ट करने का ये मौका है, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द एंटायर कमिटी फॉर दिस. सो आज हम क्या करने वाले हैं सेशन में, मैं आपको आपके रिलेटेड थोड़ी जानकारी दूंगी
और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके प्रश्न है, आप उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूं, और जवाब इस तरह से दूं क्या आपको फटाफट समझ में आ जाए। मतलब एकदम बेसिक लैंग्वेज में मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको कुछ भी फैंसी टर्म्स यूज करके मैं समझाऊंगी। एकदम बेसिक चीज जो आपको एकदम डायरेक्टली आपको रजिस्टर हो जाएगी। तो मैंने ये सेशन को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग जैसे अपने जो जिंदगी के पड़ाव होते हैं उसी तरह से, एक होता है बचपन, जो नॉर्मल जो आइस प्रॉब्लम्स होती है जो 20 के नीचे होती है। एक होता है जवानी, जो से अबाउट 20 से लेके 50 इयर्स तक ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, जो रेगुलरली डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। और यस, मैं ये नहीं बोलूंगी बुढ़ापा, मैं बोलूंगी सेकंड बचपन, दैट इज मोर देन 50 इयर्स जो प्रॉब्लम डील होती है। तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी थोड़ा एक बेसिक अपने आई स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके आगे हम फिर जो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आंख में उससे हम डील करेंगे। तो अपनी आंख का जो स्ट्रक्चर है वो अपन पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ। तो अपने आंख के 3 मेन भाग होते हैं। एक होता है ये ब्लैक पोर्शन जो हमें दिखता है बाहर से, इसको हम काली किक्की बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेंस, जो आंख के ये काली किक्की के ठीक पीछे बैठा रहता है, जिसमें अपन को मालूम है उसको मोतिया होता है। हिंदी में हम इसको मोतिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कैटरैक्ट बोलते हैं, और हम इसमें गुजराती में इसको मोतियोबिंद बोलते हैं। ये होता है लेंस। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है रेटिना, दैट इज पीछे का पर्दा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट भाग है जिससे हमारा पूरा आंख का स्ट्रक्चर बनता है। एक है आगे काली किक्की कॉर्निया, सेकेंड है पीछे जो नेचुरल लेंस होता है वो, जो बाद में जाके कैटरैक्टिस बन जाता है, जिसमें बाद में जाके मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है। और थर्ड थिंग है अपना रेटिना, दैट इज पीछे का पर्दा, जो एज के वजह से, डायबिटीज की वजह से, बीपी की वजह से डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं बेसिक आपको जो नॉर्मल आई कंडीशंस है जो आप फेस कर सकते हैं ये एज ग्रुप में, पहले अपन उससे चालू करते हैं। फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप नीचे चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, एंड मेरी पूरी कोशिश रहे कि मैं हर एक सवाल का आपको जवाब आपकी तरफ पहुंचा सकूं। तो पहले आ गया बचपन। तो बचपन में हम नॉर्मली क्या फेस कर सकते हैं? बचपन में अपने को 2 से 3 चीजें जो नॉर्मली कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो होता है चश्मे का नंबर। चश्मे का जो नंबर है वो हेरिडिटरी होता है मोस्ट ऑफ दिस इंस्टेंस। मतलब अगर माता पिता डायरेक्टली नहीं हो, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, 2-3 एंसेस्टर पहले भी जो है वो इनहेरिटेंस हो सकता है। अपनी जो आंख है वो नॉर्मली एट बर्थ, मतलब हम जब पैदा होते हैं तो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। धीरे 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 जैसे अपनी एज बढ़ती है वैसे ही अपनी आंख डेवलप होती है, और ये डेवलपमेंट के टाइम भी चश्मे का नंबर आने की चांसेस रहते हैं। तो बहुत कॉमन चीज है जब हमारे पास पेशेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, दादा दादी आते हैं, नाना नानी आते हैं, बोलते हैं हमारे घर पे तो किसी को भी नंबर नहीं है, आजू बाजू इनकी मम्मी को नहीं है, उनके पापा को नहीं है, तो बच्चे को चश्मे का नंबर कैसे आ गया? चश्मे का जो नंबर है वो आंख की आर्किटेक्चर की वजह से भी होता है। ऑफ कोर्स हेरिडिटरी डेफिनेटली प्लेज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल, पर आंख की जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो हमारी आई की एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, मतलब अपनी लंबाई होती है अपनी आंख की, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बच्चे की वैसे वैसे आंख की लंबाई भी बढ़ती है, ग्रोथ होती है आंख की। और जैसे जैसे आंख की लेंथ बढ़ती है, अगर वो थोड़ी सी जो नॉर्मल होती है अबाउट 22 टू 24 मिलीमीटर, उससे अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो चश्मे का नंबर आने के चांसेस है, माइनस नंबर जिसको मायोपिया बोलते हैं, वो आने के नंबर चांसेस रहते हैं। सेकेंड चीज, क्या पेरेंट्स बोलते हैं क्या चश्मा पहनना चाहिए या नहीं? अगर चश्मा पहनेगा मेरा बच्चा तो उसकी आदत पड़ जाएगी उसको। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर चश्मे का नंबर है किसी को भी, बच्चा हो, बड़े जन हो, बुजुर्ग हो, अगर चश्मे का नंबर है और अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो इससे मैं ये नहीं बोलूंगी कि आंख पूरी तरह से खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, बस उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। साइड इफेक्ट्स जैसे अगर हमें चश्मे का नंबर है, हम यूज नहीं करते, एकदम सिंपल चीज है, अगर सपोज आप सुबह चलना चालू करें,
घर से आप सोचे सिद्धिविनायक में चल के जाओ, एक इंसान है वो हील्स पहन के चल रहा है या तो नॉर्मल चप्पल पहन के चल रहा है, स्लीपर्स, और दूसरा इंसान स्पोर्ट्स शूज पहन के चल रहा है, तो क्या चांसेस है, क्या कौन पहले थकेगा? डेफिनेटली जिसने स्पोर्ट्स शूज, जिसने एथलेटिक शूज पहने हैं वो कम थकेगा, बिकॉज उसके जो पैर है वो इक्विप्ड है, मतलब उसके पैर में हमने स्पोर्ट्स शूज पहने हैं विच इज मेड फॉर वॉकिंग, वॉकिंग शूज पहने हैं. सिमिलरली दैट हैपेंस टू द आई, कि अगर अपने चश्मे का नंबर है और हम चश्मा नहीं पहन रहे तो इट इज सिमिलर टू लाइक वॉकिंग इन चप्पल्स और रनिंग इन चप्पल्स. तो आंख तो दुखेगी, जैसे पैर दुखते हैं वैसे ही आंख दुखती है. इसीलिए हमें अगर चश्मे का नंबर है, बच्चा है या बड़ा है, बड़े जन है, चश्मे का नंबर जरूर पहनना है, क्योंकि उससे अपने आंखों को हेल्प होती है, हेल्प, ताकि अपनी आईज जल्दी से फटीक नहीं हो, जल्दी से थकान नहीं महसूस करे या जल्दी से थक नहीं जाए, आंख की वजह से सर में हेडेक नहीं हो, ये सब चीज अवॉइड करता है. सेकेंड क्वेश्चन होता है कि डिपेंडेंसी, कि अगर मेरा बच्चा चश्मा पहनेगा तो उसको आदत पड़ जाएगी. ये बुरी आदत नहीं है, अगर चश्मा है और अगर बच्चा चश्मा पहनना चाहता है तो ये अच्छी आदत है. और ये एकदम ये मिथ है कि अगर आप बोले कि हम अगर चश्मा कंटिन्यूसली पहन के रखे तो कई साल के बाद चश्मे का नंबर निकल जाएगा. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया चश्मे का नंबर अपनी आंख की आर्किटेक्चर की वजह से होता है, अपनी आंख की मेक की वजह से होता है, तो उसको हम बहुत ज्यादा ऑल्टर नहीं कर सकते हैं. जिस तरह से अपनी ग्रोथ है उस तरह से ही वो आगे बढ़ेगा. अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर एक्सपोनेंशियली, मतलब अभी साल में -2 -3, मतलब 2-2.5 नंबर से अपना ज्यादा नंबर बढ़ रहा है, तो यस दैट इज ऑफ सम कंसर्न. क्या मतलब ये कुछ तकलीफ का इंडिकेशन हो सकता है और हमें हमारे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका डेफिनेटली अपन इलाज करेंगे. अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है ये बचपन के एज ग्रुप में, दैट इज 0 years to 20 years, है एलर्जिक आई डिजीज. अभी बहुत सारे बच्चे आप देखोगे कि अपनी आंख उनकी लाल रहती है, रगड़ते रहते हैं, मसलते रहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि ये पूरे टाइम ऐसा लगता है आंख थकी हुई है, और वो आंख कितना भी मैं कोशिश करूं आंख रगड़ते रहते हैं. ये क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड एज एलर्जिक आई डिजीज. तो जैसे अभी अपन सबको ही मालूम है, क्या बचपन में अपनी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, और जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं 15, 16, 20 years के बाद अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है. उसी तरह से ये आंख की भी इम्यूनिटी हल्की सी वीक रहती है. तो बच्चे लोग दे आर मोर ससेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ एलर्जी एंड एनी काइंड ऑफ आई डिजीज, एनी काइंड ऑफ एलर्जी विच, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है जो आजकल के टाइम पे बढ़ गया है, एसी में रहना ज्यादा है, इस सब चीजों की वजह से जो धूल मिट्टी है उसकी वजह से आंखों में असर आना चालू करता है. तो पेरेंट्स काफी टाइम बोलते हैं कि मैं अगर दवाई डाल भी रहा हूं तो तब तक बच्चे की आंख ठीक रहती है, और जैसे ही हम दवाई बंद कर देते हैं ये फिर से आ जाता है, और फिर वो दूसरे डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं, मतलब एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर या तीसरे डॉक्टर. इसका आप समझ लीजिए जब तक इम्यूनिटी डेवलप होती है बच्चे की, दैट इज द एज ऑफ 15 to 18 years, तब तक ये प्रॉब्लम थोड़ा लगातार बच्चे को हो सकती है. और जैसे ही एक बार बच्चे की इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप हो गई, बच्चा एकदम स्ट्रांग हो गया, तो ये अपने आप ही चले जाएगी, तो इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है. और ये एलर्जी की जो ड्राई ड्रॉप्स है दे आर एब्सोल्युटली सेफ, जो आपके डॉक्टर आपको देंगे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. तो ये ड्रॉप्स अगर आप लगातार भी डालेंगे तो अपने आंख में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओह, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है, सो लेट्स टेक दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर दीपक से. ये अपने बोल रहे हैं, क्या डॉक्टर डू वी नीड टू वेट फॉर कैटरैक्ट टू गेट मैच्योर बिफोर आई गो अहेड विद सर्जरी? Okay, so Deepak ji, thank you for your question. Yes, I was about to come to that in my next segment, जो हम 60, 50, 55 years के ऊपर करते हैं, but मैं आपको एकदम क्विकली आंसर दे देती हूँ and then we'll proceed with the session further. कैटरैक्ट जो है, पहले के जमाने में जब हम कैटरैक्ट निकालते थे हम उसको चिमटे से उठा के निकालते थे, क्योंकि तभी लेजर मशीन्स नहीं हुआ करती थी. तो जब हमें चिमटे से किसी भी चीज को उठाना है तो उसको कड़क होने का जरूरत रहता है. सो अगर सपोज आपको कोई पत्थर को उठाना है तो पत्थर अपने इजीली उठेगा, रेत उठने में थोड़ा सा तकलीफ करेगी. तो इसीलिए पहले के जमाने में ये मिथ था कैटरैक्ट थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए, और फिर हम कैटरैक्ट सर्जरी ऑप्ट करेंगे.
बट अभी के जमाने में जब हम लेजर से कैटरैक्ट निकालते हैं, मतलब फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ये टाइप का लेजर है जिसमें एक छोटा सा पतला सा प्रोब आँख के अंदर हम डालते हैं, वो कैटरैक्ट को गलते हैं और उसको सक आउट कर देते हैं। तो जैसे अपने मालूम है कि अगर हमें एक पत्थर को गलाना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, और वही चीज एक सॉफ्ट सैंड होगा या गीली मट्टी होगी, उसको गलाना आसान होगा। तो पहले के जमाने में यस कैटरैक्ट दीपक जी थोड़ा मेच्योर होता था, तब हम वेट करते थे। बट आज के जमाने में जब जिधर हम लेजर से निकाल रहे हैं उधर हम वेट नहीं करते कैटरैक्ट को मेच्योर होने के लिए। जैसे ही जब भी पेशेंट को दिक्कत आए अपने डे टू डे एक्टिविटी में, तब हम प्रोसीड करते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आई एम श्योर बहुत सारे दर्शकों को इसका लाभ होगा। Okay, coming to the second question, Mr. Hemant Belsere बोल रहा है, I'm 60 years using spectacles, that is glasses. Due to haziness of vision, I want to make glasses, but due to Corona lockdown, I'm unable to make glasses. There's a fear of infection, so what can be done now, and how to make proper glasses? थैंक यू हेमंत जी। आई नो दैट ये हम सभी को ये चिंता कर रहा है, क्या लॉकडाउन है और डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आई इमरजेंसी या एनी काइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी, तो व्हाट टू डू। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा यस डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर, एंड जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें घर में रहना है ताकि हम सेफ रहें। बट अगर सपोज बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हो रही है आपके चश्मे से और अपने काम जरा भी नहीं चल रहा है, तो काफी डॉक्टर्स अभी इमरजेंसी बेसिस में पेशेंट्स को देख रहे हैं, टेकिंग ऑल ड्यू केयर ऑफ कोरोना वायरस, मतलब सैनिटाइजेशन, जितना भी अपन पेशेंट को जितना कम से कम एक्सपोजर हो उतनी अपनी कोशिश है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ लग रही है कि मेरे चश्मा मुझे लग रहा है कि चेंज हो गया और मुझे बहुत हेजी दिख रहा है, उसकी वजह से मेरी आंख थकान थकान लग रही है, हेडेक हो रहा है, तो यस यू कैन विजिट एन डॉक्टर. They are available. We are here. We will treat you and we will take care that your eyes are safe. उनका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज दैट फियर ऑफ इन्फेक्शन. तो जब तक अगर हम आंखों को बहुत ज्यादा रब नहीं करें, तो ये एक साइकिल होता है कि अगर हमें चश्मे का नंबर है, हम चश्मे का नंबर चेंज नहीं करवा पा रहे कुछ भी रीजन से, हमारी आंखें थक रही है, तो हम आंखों को रब करते हैं और रब करने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है क्या मेरे को ये डर है कि इन्फेक्शन कैसे अवॉइड करूं या कैसे नहीं हो, तो एक सिंपल मंत्रा है कि आंख को क्लीन रखिएगा, सुबह शाम आंख को थोड़ा सा अच्छी तरह से धोइए नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से, एंड अपने आंख को जितना कम आप हाथ लगाएंगे उतना ही रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होगा. थैंक यू सो मच हेमंत जी. ओके, मिस्टर फैजान पूछ रहे हैं, हेलो डॉक्टर, इज इट एक्चुअली ट्रू दैट ईटिंग कैरेट्स हेल्प इन गुड आई साइट? Yes, फैजान, विटामिन ए दैट इज richly found in carrots is directly related to eye. It helps in eye care, मतलब अपने आँख को अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है. बट ये जो मिथ है कि हम कैरेट खाएंगे तो हमारी आँख की आई साइट इंक्रीज होगी या हमें जो दिखता था उससे ज्यादा दिखने लगेगा, दैट इज अ मिथ. यस, विटामिन ए बहुत सारी चीजों में फाइंड आउट किया जाता है, जैसे कैरेट्स हो गई, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए लाइक कैप्सिकम, बेल पेपर्स हो गए एंड पपाया हो गए, ये सब में डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फिश हो गया, ये सब चीज में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में मतलब मिलता है. बट अपना जो आँख का रिक्वायरमेंट है अपनी आईज को नॉर्मल हेल्दी रखने के लिए, और विटामिन ए इज वेरी लिमिटेड. तो अगर आप नॉर्मली हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे जिसमें सही मात्रा के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है, सो आई एम श्योर यू विल हैव नो इश्यूज. बट येस, having carrot and directly your eyesight will increase to multifold, that's not completely true. Thank you, Faizan. हेमंत बेलसरे जी, ओके, हेमंत बेलसरे जी का तो मैंने आंसर कर दिया है. डिम्पल जी है, डिम्पल जी पूछ रही है, माय फादर्स रमेश विजला's left eye is flickering a lot, had been advised medication Ciplox by Dr. Shyam Agarwal due to pressure in his eye. Could you please help? Thank you, Dimple ji. Eye flickering is a sign of a little fatigue in the eye. मतलब जब हमारी आंखें थोड़ी थकने लगती है तभी भी फ्लिकरिंग होती है. अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हमारे बॉडी में कमी है तो ये फ्लिकरिंग हो सकती है. यस, तो इसमें सबसे एक तो आपको अगर मैं घरेलू इलाज बताऊं
तो नारियल पानी, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑल्सो कॉजेज फ्लिकरिंग. अगर ये फ्लिकरिंग ऑन एंड ऑफ है, मतलब आपको 2-3 दिन में एक बार आ रही है, तो देयर इज नथिंग टू वरी. बट अगर सपोज आपको लग रहा है कि मेरे को दिन में 4-5 घंटे फ्लिकरिंग होती रह रही है एंड इट इज कॉजिंग मी ट्रबल एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो अगर आपको घर का पहले नुस्खा ट्राई करना है, तो नारियल पानी इज द बेस्ट, बिकॉज इट हैज वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम, इट हैज इलेक्ट्रोलाइट, बहुत अच्छे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, तो दैट विल हेल्प यू. एंड you can even try with nimbu pani, and especially that is very good in this season. Vitamin C is very good अपने पूरी overall immunity को बढ़ाने के लिए भी. And if that doesn't work, there are certain medications which can be taken for maybe about say 10 to 15 days tablets है, जो vitamin B complex की tablets है, जिससे आपकी ये flickering absolutely ठीक हो जाएगी. So मैं ये mention कर दूंगी आपको आगे, and then you can try that as well. Thank you. Mr. Happy जी पूछ रहे हैं, my child is just 8 years old now. He's already using very high power glasses. Can you suggest me what can I do to reduce his number? Thank you, Happy ji. This is like a one question that I'm sure that सब parents का concern रहता है कि अरे नंबर, अभी मेरा बच्चा already 5 ही साल का है, but उसका already नंबर 3, 4, 5 माइनस में है, तो मैं क्या करूँ जिससे ये नंबर कम हो सके. इसके बहुत सारे आंसर्स है, अलग अलग डायरेक्शन में मैं इसका आंसर दे सकती हूँ. तो मैं आपको बेसिक एक चीज बताती हूँ. क्या जो चश्मे का नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो हेरिडिटी तो होता है, वो आँख की आर्किटेक्चर की वजह से होता है. आप इसको कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते. अभी हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकदम लंबे टॉल हो, है ना. तो जैसे जैसे अपने बॉडी की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, वैसे ही अपनी आईबॉल की लेंथ बढ़ती है, और वैसे ही हल्का सा नंबर बढ़ने की टेंडेंसी रहती है. तो अगर सपोज हल्का सा 0.5, 0.75 नंबर साल में या 2 साल में एक बार बढ़ रहा है, तो दैट इज नथिंग टू वरी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. गर्ल्स में 18 इयर्स के बाद एंड बॉयज में 20-21 इयर्स के बाद जब हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या ये ग्रोथ स्पर्ट जो होता है, हाइट जो है बढ़ना रुक जाती है, तब ये चश्मे का नंबर कांस्टेंट हो जाता है. एंड देयर आर परमानेंट सॉल्यूशंस लाइक लेसिक, मल्टीपल टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज व्हिच कैन हेल्प टू रिड्यूस द नंबर. एंड टू कंप्लीटली अगर चश्मा नहीं पहना तो उसका हम ध्यान रख सकते हैं, बट तब तक के लिए चश्मा पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा है. बिकॉज वन, चश्मा जब हम पहनते हैं तो हमारे आंख में स्ट्रेन नहीं आता है, हमारा जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन पावर है वो कम हो जाता है. अगर कोई बच्चे को चश्मे का नंबर है और वो चश्मे का नंबर नहीं पहनता है, तो ये जो नंबर जो धीरे धीरे बढ़ना है वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है. सेकेंड थिंग, स्टडीज हैव शोन कि अगर हम थोड़ा सा बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी करवाए, मे बी एन आवर और 1.5 आवर इन अ डे, वो बाहर प्लेग्राउंड में खेले, ट्रीज को देखे, बाहर बर्ड्स को देखे, बाहर बड़े प्लेग्राउंड में दूर की नजर यूज करे, तो चश्मे का नंबर कम बढ़ने की टेंडेंसी है. जी हाँ, ये आपने अगर नोटिस किया होगा, दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन. अब पहले के जमाने में इतना ज्यादा चश्मे के नंबर नहीं रहते थे बच्चे को, क्योंकि उनका रीडिंग, उनका नियर वर्क, कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो उनका ये रीडिंग का ज्यादा काम नहीं था, उनकी आईसाइट वाज मोर डेवलप फॉर डिस्टेंस. बट क्योंकि अभी एवोल्यूशन हुआ है, वी आर ऑल स्टक ऑन अ स्क्रीन, मे बी लैपटॉप, मोबाइल हो गया या एनी काइंड ऑफ बुक्स हो गई, ये कांस्टेंट रीडिंग या नियर वर्क करने से ये जो चश्मे का नंबर है, माइनस नंबर, ये बढ़ता है. तो येस, इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट कि अगर बच्चा 1.5 से 2 घंटे अगर बाहर खेल सके, इट इज प्रूवन टू रिड्यूस द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ नंबर. एंड आजकल ड्रॉप्स भी है जो स्टडीज में है, जिससे अगर सपोज आपका बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, जैसे 1, 2, 3 नंबर साल में 2 रहा है, तो ऐसी ड्रॉप्स है जो रात को सिर्फ एक बार 1 बूंद डालने से ऐसे पाया गया है कि ये जो नंबर है वो बढ़ेगा तो सही, बट धीरे, कम मात्रा में बढ़ेगा. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इफ दैट इज ऑफ कंसर्न, आफ्टर कंसल्टिंग योर आई सर्जन, योर आई डॉक्टर, yes, they will recommend you with this drop, and I'm sure that your problems will be solved. Coming to our next question, Mr. Vipul Parmar ji ने पूछा है, LASIK is safe at age of 45 because we have reading number also. Thank you Vipul ji. This is one of my favorite questions. जैसे मैंने आपको बताया, मैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी में स्पेशलिटी है मेरी, मतलब ये चश्मे के नंबर निकालने में
आई लव डूइंग इट, ये मेरी स्पेशलिटी है. तो ये क्वेश्चन का आंसर करने में आई बी मोस्ट हैप्पी. सो लेसिक जो है ये हमें दूर का नंबर निकालने में हेल्प करता है, भले वो माइनस हो या प्लस हो. आफ्टर द एज ऑफ 37-39 हर इंसान को रीडिंग ग्लासेस आते हैं, जिसको बेताला का नंबर हम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं. ये हमारी जो आँख की मसल्स है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसके कारण ये नंबर आता है. एंड दिस इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस. ये अगर आपको रीडिंग ग्लासेस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ, आपका जो एजिंग है वो नॉर्मल हो रहा है. तो अगर आपने देखा कोई इंसान जिसको 45-47 ईयर्स का रीडिंग ग्लासेस नहीं है, सो दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट. बट अगर आपने देखा है कि अगर 40-42 में नंबर आ गया, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. यस. सो ये जो लेसिक करता है, ये क्या करता है, ये हमारे रीडिंग ग्लासेस को नहीं निकाल सकता, ये हमारे डिस्टेंस नंबर को निकालता है. तो अगर हम लेसिक ऑप्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट जो पीरियड होता है वो होता है बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, बिकॉज दैट इज द टाइम जब हमें दूर की नजर का चश्मे का नंबर होता है, रीडिंग के आते नहीं है. बट येस, देर आर एक्सेप्शन जिनको हम 45 में भी करते हैं. जैसे सपोज किसी का चश्मे का नंबर है -5, -6, -7. अभी इतने जब हाई नंबर होते हैं तो उनको ना ही दूर का अच्छा दिख रहा है ना ही नजदीक का दिख रहा है. तो पेशेंट को समझा के कि आपको दूर का हम पूरी तरह से नंबर निकाल देंगे, बट आपको रीडिंग के लिए चश्मे का नंबर लगेगा. तो जब भी मतलब फुल टाइम आप जब अपना रिक्रिएशन का काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या आप समझ लीजिए मीटिंग में बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तब आपको चश्मे का नंबर नहीं लगेगा. पर जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, तब आपको नंबर लगेगा. एंड ये कंडीशन में अगर पेशेंट एक्सेप्ट करता है कि एट द एज ऑफ 45 आई एम हैप्पी टू नॉट हैव रीडिंग फॉर डिस्टेंस ग्लासेस एंड आई एम फाइन विथ हैविंग रीडिंग ग्लासेस, yes, then we can easily safely go ahead with LASIK surgery provided अपने cataract नहीं आया. Thank you. I hope I've answered your question and done due justice to it. Next question is from Tejal Desai. Hello doctor, I'm 17 years of age and I don't have any number for spectacles even after repeatedly checking. Weirdly, my eyes cannot bear high levels of digital light from mobile, laptops, etc. Brightest level of my device is almost minimum all the time, in contradiction to other normal people. Thank you, Tejal, for your wonderful question. Yes, there are multiple people who are facing this trouble. This is basically called as computer vision syndrome. सिंड्रोम मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस होती है, जो एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है, पेशेंट को 4-5 जब सिम्टम्स होते हैं उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं. तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एज अ नेम सजेस्ट, ये कंप्यूटर यूज करने की वजह से जो तकलीफें होती है उसको हम बोलते हैं. इसमें क्या क्या होता है, जैसे आपने बताया, क्या बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी टू लाइट डेवलप हो जाती है. इट मे बी स्क्रीन लाइट, इट मे बी ट्यूब लाइट, इट मे बी एनी काइंड ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर. आँख टायर्ड लगती है, फटीक होती है, जो नॉर्मली मैं काम कर सकती थी उतना नहीं कर पा रही हूँ. रेडनेस होता है, हेडेक होता है. दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. So what I predict what you are facing is computer vision syndrome. It need not necessarily be because of glasses. मतलब आपने जैसे बताया कि आपने repeatedly eye testing करवाई है और मेरे को चश्मे का नंबर नहीं है. I hope आपने एक आई डॉक्टर्स के साथ टेस्टिंग करवाई है, ऑप्टिशियन एंड ऑप्टिकल शॉप में नहीं करवाई है, बिकॉज ये ऑप्टिकल शॉप वाले दे आर नॉट ट्रेन्ड टू गिव ग्लासेस. सो अगर आपने डॉक्टर से सलाह लेके आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपने चश्मे का नंबर नहीं है, फिर भी अगर आपको कॉन्स्टेंटली ये तकलीफ लग रही है, सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू टू अवॉइड दिस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. जैसे अपना लास्ट जीएससी का जो लाइव सेशन हुआ था, डॉक्टर श्रद्धा सुरेखा एंड डॉक्टर रोहित मोदी ने लिया था, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से ये सब चीजें दर्शाई गई थी. मैं क्विकली आपको 8 बोलते हैं ना पॉइंट्स देती हूँ. अगर आप ये फॉलो करें, आई एम श्योर दैट ये आपकी जो तकलीफ है आपको काफी कम लगेगी. सो वेरी क्विकली आई जस्ट ब्रीफ इट. 8, इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर. It starts from ABC. It's a ABC nomogram which I have devised for computer vision syndrome. Starting with A, avoid excessive screen time. I know ये लॉकडाउन के दौरान जब हम 4 दीवारों में बंद है तो it's very difficult to completely avoid computer or any kind of screen. एंटरटेनमेंट हो गया, हम लैपटॉप, मोबाइल, स्क्रीन, टीवी, फुल डे हम इस पे एडिक्ट है. बट येस, अगर सपोज यू आर डूइंग वर्क
from home and you're very involved using screen time, so you can avoid the excessive other activities like recreation ho gaya, you rather play some board games or you do exercise, and wo movies ho gaya, Netflix ho gaya, Amazon Prime, usko avoid kariye. So avoiding excess of screen time is the first mantra. Second is B, blink frequently. So normally हम जो ह्यूमन आई होती है वो हम अराउंड 15 to 16 टाइम्स इन अ मिनट हमें ब्लिंक करना होता है. ये हमें रियलाइज नहीं होता है, बट हम नॉर्मली 15 to 16 टाइम्स ब्लिंक करते हैं. बट जब भी हम कुछ भी टाइप का स्क्रीन देख रहे हैं, एकदम जो मोबाइल हो गया, कुछ भी देख रहे हैं, तो वी टेंड टू ब्लिंक लेस. ये जो हमारा ब्लिंक रेट है ये ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है 5 to 7 टाइम्स. Yes, as less as 5 to 7 times. So you should make a conscious effort of constantly blinking, especially when you're having long constant hours of any kind of digital work. Because ये जब हम blink करते हैं, it acts like a wiper to the eye. हम हर टाइम जब हम blink करते हैं, हमारी जो tear film है इसको regularize करता है. It is same as your गाड़ी का जो wiper करता है, वो clean करता है आपके glass को, and जो पानी के droplets बारिश में गिरते हैं उसको रेगुलराइज करता है. इसी तरह से हम जब भी ब्लिंक करते हैं, हमारी जो पलकें हैं वो वाइपर जैसा काम करती है. कमिंग टू पॉइंट सी, विच यू राइटली मेंशन कि मैंने कॉन्ट्रास्ट, हमारा ब्राइटनेस है उसको ध्यान रखा है. सो यू शुड इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली, एंड जो हमारा ब्राइटनेस होता है, इल्यूमिनेशन होता है, उसको अकॉर्डिंग टू योर रूम टेम्परेचर अपने रूम लाइटिंग अपने करना है. सो इफ यू हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन यूज दिस अपने laptops and screen pe. There's a app called as Flux, which helps to eliminate these extra reflections from the eye, and it basically monitors the brightness and the illumination. And agar aap mobile pe use kar rahe, especially in the evening times, in the night times, you should use night mode, because that what it does is that ये जो blue lights होती है, जो नॉर्मली हमें मॉर्निंग के टाइम रिफ्लेक्ट करती है स्क्रीन से या कोई भी डिजिटल डिवाइस से, वो उसको एलिमिनेट करती है, बिकॉज दीज ब्लू लाइट्स आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर द आई. कमिंग टू पॉइंट डी, डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द आई टू योर स्क्रीन. So normally, ideally, the distance should be 18 to 24 inches. मतलब one arm distance रहना चाहिए कुछ भी हम screen use करें, ये मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, anything. So you should make an effort कि आप at least one arm distance रख रहे हैं. And especially if you have long hours of screen work, make sure that like how I'm sitting on a chair and मेरा जो लैपटॉप है वो एकदम straight है. So straight या तो slightly eye level के नीचे है. अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर होता है तो दिस अगेन इंक्रीजेस द स्ट्रेन ऑन द आई एंड इट कैन अगेन एग्रीवेट योर ड्राई आई सिंड्रोम. कमिंग टू पॉइंट ई, ई इज हेल्दी, ई इज आई एक्सरसाइज. So yes, I'm saying eye exercise. This is the most important mantra, which if you follow regularly, I am sure you will not face computer vision syndrome. This exercise is called 20-20-20 rule. So what does this say? ये क्या करता है? क्या अगर हमारा स्क्रीन यूसेज 20 मिनट्स का है, मतलब हर 20 मिनट जब भी हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो आंखें, हमें इसको 20 सेकेंड के लिए बाहर लेके जाना है. इन द सेंस हमें दूर का कोई भी 20 फीट, अराउंड 6 मीटर डिस्टेंस पे अपनी आंख को फोकस करना है और 20 सेकेंड्स के लिए देखना है. तो 20 मिनट्स जब हम स्क्रीन या लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हैं, 20 सेकेंड के लिए हमें हमारी आंख स्क्रीन से बाहर लेके जानी है और हमें 20 फीट दूर देखना है. दिस इज कॉल्ड एज 20-20-20 रूल. एफ इज फैन. तो कभी भी अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर पे या किसी भी डिजिटल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, मेक श्योर दैट ये जो विंड आती है, फैन हो गया, एसी हो गया, ये डायरेक्टली आपके आंख के अंदर, आपके आंख के ऊपर हिट नहीं करे. सो यू कैन आइदर हैव any kind of ventilation from behind rather than having straight in front of your eye, because ये जो है हमारे आंसू को absorb कर लेती है और ड्राइनेस एग्रीवेट करती है, जिससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एग्रीवेट हो जाता है. कमिंग टू पॉइंट जी, द 7th पॉइंट इज जी. जी इज एंटी ग्लेयर. यस, एंटी ग्लेयर जो कोटिंग आती है, या तो आपके स्क्रीन पे आ गई, या तो आप अपने चश्मे के में इनबिल्ट कर ले, या जीरो पावर का एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करें. इट रियली हेल्प्स, क्योंकि ये जो जो अननेसेसरी नॉइज होती है अपने जो स्क्रीन से आ रही होती है, रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं, लाइट रिफ्लेक्शंस होती है, उसको नेगेट करता है. Coming to the last and I'm sure every one of you know about it, that is healthy eating.
वेल बैलेंस्ड डाइट विच कंटेन्स, जैसे मैंने आपको बताया था, विटामिन ए जिस जो अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, फैट, प्रोटीन सही मात्रा में, हर अपना अगर बैलेंस डाइट अपन करे तो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप योर आईज हेल्दी फॉर लॉन्ग रन. सो आई एम वेरी श्योर अगर आप ये सब फॉलो करेंगे सो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, और फिर भी कुछ है तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर तेजल. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने बहुत ज्यादा तकलीफ है तो यू कैन यूज आर्टिफिशियल ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स. So your artificial lubricating eye drops are just moisturizing eye drops which are available over the counter. So there are certain drops which contain carboxymethyl cellulose, sodium hyaluronate, hypermellose. These drops basically are just like moisturizers. जैसे अगर हमें ठंडी में हमारी स्किन ज्यादा फटती है तो हम क्या करते हैं, सिंपल मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाते हैं. सेम वे वी फील दैट हमारी आंख ड्राई हो रही है तो हमें मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए. एंड ये ड्रॉप्स आर एब्सोल्यूट प्रिजर्वेटिव फ्री. सो जब ये प्रिजर्वेटिव फ्री आप ड्रॉप्स यूज करते हैं, मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप यूज करते हैं, यू कैन यूज इट n नंबर ऑफ टाइम्स फॉर n नंबर ऑफ डेज. मतलब आप कितने भी टाइम, अगर आपको दिन में 7-8 बार भी इसकी जरूरत पड़े तो टेंशन नहीं लेना है, और अगर आपको उसको सालों साल तक भी यूज करना पड़े तो टेंशन नहीं लेना है. So that can also help reduce these glare and this kind of problem which you're facing. Thank you, Tejal. Coming to Mr. Krishan Lal Arora ji ka question hai. I am 68 years old male, having problem in my left eye, no clear vision, and was given intravitreal injection 5 times. Again feeling the same problem. In scan on last week, I was diagnosed with macular thickness. थैंक यू अरोरा जी. तो मैं पहले दर्शकों को बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ये रेटिना के रिलेटेड प्रॉब्लम है. जैसे मैंने आपको बताया था, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आंख का वो है पीछे का पर्दा, रेटिना, जिसमें एज के वजह से, डायबिटीज के वजह से, बीपी के वजह से लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है, इसका असर आने लगता है इस पर. What is intravitreal injection? Intravitreal injections एक टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, एंटी वेजिफ्स इंजेक्शंस होते हैं, जो हम आंख के अंदर इंस्टिल कर देते हैं. सो इट क्विकली रिड्यूसेस द स्वेलिंग जो ये सब कंडीशंस में आ सकती है. तो यस, जैसे आपने बताया कि आपके 5 इंजेक्शंस दिए फिर भी अभी आपको फिर से आ गया, तो इसका एक मेन कारण ये हो सकता है कि अगर आपको कोई भी अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज, बीपी, या कभी कभार एज के वजह से जो हमें क्रॉनिकली प्रॉब्लम्स होती है जो हमें काफी टाइम मालूम नहीं पड़ती, उसके वजह से ये सब स्वेलिंग रिपीटेडली आना नॉर्मल है. तो इसमें घबराना नहीं है. अगर आपको स्कैन पे डायग्नोस किया है कि आपको स्वेलिंग है, मैक्यूलर थिकनेस है, और इंजेक्शन की फिर से जरूरत पड़े, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसका इलाज ही ये है, और ये सबसे सिंपल इलाज है. क्या इंजेक्शन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको सर्जरी, बड़ी सर्जरी अवॉइड कर सकता है ये. और मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनने 100 इंजेक्शंस लिए अभी तक, एंड जब भी उनको खुद को मालूम पड़ जाता है कि मैक्यूलर एडिमा आया है, स्वेलिंग आई है, मेरा विजन ब्लर हुआ है, मुझे धुंधला दिख रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, शुगर कंट्रोल में नहीं है, अगर मुझे कुछ भी हार्ट का प्रॉब्लम है या सडन बीपी फ्लक्चुएशन है, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं इंजेक्शन ले लेता हूँ एंड आई एम फाइन. सो अगर आपको 6th इंजेक्शन भी लेना पड़े जैसे आपके डॉक्टर बता रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है. इट इज वेरी नॉर्मल. बट येस, ये क्यों हो रहा है ये आपने ध्यान रखना है. अगर इसका कॉज ऐसा है कि हमें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, तो इसका अपना सोल्यूशन, वो भी चीज ध्यान रखना है. क्या ये सब चीज, हीमोग्लोबिन कम है तो इसमें भी ये सब तकलीफें हो सकती हैं. तो अगर अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम कोई है तो उसका ध्यान रखना है. एंड ऑफकोर्स अगर एडिमा है, स्वेलिंग है, मैक्यूलर थिकनेस है, तो इंजेक्शन इज द इजीएस्ट सोल्यूशन वे आउट. करण जी पूछ रहे हैं, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई आई ड्यूरिंग लॉकडाउन, व्हाट कैन आई डू? थैंक यू करण जी. आई एम श्योर ये सवाल जो है बहुत सारे दर्शकों को सता रहा होगा कि अभी ये लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, या कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या करना है, बिल्डिंग या सोसाइटी वाले लोग अलाउ नहीं करेंगे. सो स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आई, अगर अक्यूट इमरजेंसी है, मतलब सपोज आपको आंख में मार लग गई हो, या आपको सडनली दिखना बंद हो गया हो, सडनली काले मच्छर मक्खी जैसे आंख के सामने आपको दिख रहे हैं, या कुछ भी बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, सो डॉक्टर्स आर अवेलेबल. All you can contact your doctors. I'm sure they will be willing to see emergencies. उसमें कोई आप चिंता करने की बात नहीं है.
और अगर बेसिक कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपको ड्राइनेस हो रही है या आपको हेडेक हो रहा है, आई स्ट्रेन हो रहा है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर ओवर द फोन एंड आई एम श्योर दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज अभी आजकल ये जो नया टेली कम्युनिकेशन का जो चलन चला है, टेली कंसल्टेशन, जिसमें वीडियो कॉलिंग हो रही है या व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही है, तो इससे काफ़ी चीज़ें हम फ़ोन पे ही ट्रीट कर लेते हैं। एंड फिर अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है, येस वी आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एंड काफ़ी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर आई डॉक्टर एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट टू टेक स्ट्रेस, बिकॉज अगर हम स्ट्रेस लेते हैं क्या, वो गॉड अगर आपकी प्रॉब्लम हो गई हम क्या करेंगे, तो होने के ज्यादा चांसेस है। तो अगर आपको अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एकदम बेफिक्र होके बैठिए, क्योंकि आई एम श्योर अगर कुछ भी तकलीफ गॉड फॉरबिड हुई तो हम सब है आपका ध्यान रखने के लिए। जॉनसन जी बोल रहे हैं, डॉक्टर आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग ऑन माई मोबाइल लेट नाइट, इज इट ओके? तो ये आंसर, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ट्रिकी है, बिकॉज कितना भी हम बोले तो बट मोस्ट ऑफ अस, येस, लेट नाइट्स हम मोबाइल यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली करेक्ट टू यूज़ मोबाइल लेट नाइट्स, स्पेशली जब हमारा रूम की लाइट्स बंद है एंड हम छोटे स्क्रीन पे, हमारी पूरी पूरा आंखों का स्ट्रेन जो है, जोर है, वो आंख के स्क्रीन पे, छोटे मोबाइल के स्क्रीन पे आ रहा है। इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट। इससे क्या क्या तकलीफें हो सकती है? इससे आई स्ट्रेन बढ़ सकता है, इससे हेडेक होने के चांसेस है, आंख इजीली फटीक होने के चांसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था ड्राई आईज, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने के चांसेस है, एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने के चांसेस है। इट्स वेरी सिंपल। मॉर्निंग में जब हम डे लाइट में जब काम करते हैं, ये जो डे लाइट है इसमें ब्लू लाइट्स होती है, स्पेशली अपने कंप्यूटर, अपना मोबाइल स्क्रीन, जो भी स्क्रीन की जो वाइट लाइट है उसमें एक ब्लू लाइट होती है। वो ब्लू लाइट गिव्स अस अ सिम्टम, मतलब हमें सिग्नल देता है कि हमें जगना है, मतलब आप अभी ये मॉर्निंग हो रही है, आपको जगना है। तो जब भी हम मॉर्निंग में काम करते हैं तो ये व्हाइट लाइट हमें हेल्प करती है जगने के लिए, टू बी अवेक, एंड हमें काम करने में आसानी होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे रात होती है, अगर हम ये व्हाइट लाइट का इस्तेमाल फिर भी कंटिन्यू करें, वो टीवी पे हो गया, स्क्रीन पे हो गया, या मोबाइल पे हो गया, व्हाइट लाइट, आई डोंट मीन टू से क्या ये व्हाइट स्क्रीन, आप अगर सोच ले कि आप, मैं स्क्रीन कोई मूवी देख रहा तो उसमें तो व्हाइटनेस है ही नहीं, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। व्हाट आई मीन इज द, जो आपकी जो स्क्रीन से जो लाइट एमिट होती है, दैट इज व्हाइट लाइट, ब्लू कलर की लाइट्स होती है इसके अंदर। सो क्या करता है वो, अगर आप रात को ये मोबाइल या ये सब बहुत देर तक लेट नाइट्स देखते हैं, सो इट कंफ्यूजेज योर ब्रेन, वो आपके ब्रेन को बोल रहा है कि अभी तो दिन है, मतलब ये व्हाइट ब्लू लाइट्स एमिट कर रहा है, दिन है, आप जग जाओ। तो इसके वजह से अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। अब मैं आपको क्विकली एक दो टिप्स बता देती हूँ, जिससे आप, आई वुड नॉट से ये कंप्लीटली अच्छी हैबिट है, बट अगर सपोज बाय चांस अपना काम ऐसा है कि अपने को लेट नाइट थोड़ा सा देखना है मोबाइल, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे एक नाइट मोड होता है, वो फैंसी नहीं है, ये एक्चुअली साइंटिफिकली इंस्टिल किया गया है मोबाइल पे, क्योंकि ये जो नाइट लाइट है ये ब्लू फिल्टर लाइट है। तो ये जो ब्लू लाइट जो मैं आपसे कॉन्स्टेंटली बात कर रही हूँ, जिससे हमें सेंस ऑफ अवेकनिंग होती है, वो लाइट को बंद कर देता है। सो इट स्टॉप्स कंफ्यूजिंग योर ब्रेन, मतलब आपके ब्रेन को ये कंफ्यूज करना बंद कर देता है, ब्रेन को धीरे धीरे बताता है कि ये रात की लाइट है, रात हो गई है, तो आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है स्लीप के लिए। तो अगर आपको रात पे काम करना है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो ऑलवेज अ गुड हैबिट कि आप नाइट मोड चालू करिए, थोड़ा एक 1 आर्म डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट तो होगा जितना कम से कम इस्तेमाल करे वो बेस्ट है, वो अपने आँख के लिए बेटर है। एक और सवाल लेते हैं विपुल परमार जी का, माई आईज आर ड्राई यूजिंग ड्रॉप्स, इज देयर एनी परमानेंट सोल्यूशन फॉर दैट? ओके, सो विपुल जी बेसिकली कहना चाहते हैं कि मैं ड्रॉप्स यूज कर रहा हूँ फिर भी मेरी आईज ड्राई रहती है, इज देयर अ परमानेंट सोल्यूशन? तो विपुल जी मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या ये जो ड्राइनेस है, ड्राई आई सिंड्रोम, जो आजकल हर सेकेंड इंसान हम फेस कर रहे हैं, बड़े छोटे से छोटा इंसान, छोटे से छोटा बच्चा हो गया, या यंग एज ग्रुप में हो गया, या ओल्ड एज ग्रुप में हो गया, ये बेसिकली आजकल की लाइफस्टाइल बन चुकी है, क्योंकि ये जो हमारा डिजिटलाइजेशन है, जिसमें हम फुल टाइम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी पे है, या ये जो पोल्यूशन है आजू बाजू, इसके वजह से ड्राइनेस इज नो मोर
डिजीज, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. तो अगर अपने ड्रॉप्स डालना भी पड़े सालों साल तक, और अपने 1 2 3 ड्रॉप्स डाल के, जो वंस और ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे डाल के हमारी अगर आइस हेल्दी रह रही है एंड यू आर कंफर्टेबल, देयर इज नथिंग टू वरी. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये ड्रॉप्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, स्पेशली इफ इट इज प्रिजर्वेटिव फ्री एंड इफ योर डॉक्टर हैज गिवन यू अ ग्रीन सिग्नल टू यूज इट. इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. And I would not say कि permanent solution, but yes, there are solutions to reduce the frequency of drops. अगर suppose आपको ये drops की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब आप 8 9 10 बार आपको दिन में यूज करना पड़ रहा है, so yes, there are techniques, there are different type of procedures जो हम ये ड्राई आइस को ट्रीट करने के लिए करते हैं, जिससे एटलीस्ट जो आपको 6 या 8 बार दवाई यूज करनी पड़ रही थी, वो आप 1 या 2 बार उसको यूज करेंगे तो भी काम चल जाएगा. तो आपके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है. मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ब्रीफ नाम बता दूं, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाए तो आप उनको ये बता सके. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बॉडी में ये होने के चांसेस रहते हैं. जो लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, जो स्पेशली क्रॉनिक डायबिटीज, थायराइड है, इनमें भी ये ड्राइनेस होने की थोड़ी टेंडेंसी रहती है. देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड एज पंक्टल प्लग्स. बेसिकली अपने आंख के आजू बाजू जो आंसू प्रोड्यूस होते हैं, ये ऊपर की पलक और नीचे की पलक से नाली में जाते हैं. इसीलिए जब भी आप कोई ड्रॉप आंख में डालते हैं, तो आपको ध्यान होगा, आपको एक थोड़ा सा एक करवाहटपन अपने गले में लगता है. क्यों? क्योंकि ये जो नली है ये ओपन है, विच इज नॉर्मल. अभी क्या होता है, अगर ये नॉर्मली नली ओपन है, ऑलरेडी अपने आंसू कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जितने भी आंसू प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पूरे अपने नाक में चले जाते हैं. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको प्लग कर देते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट प्लगिंग. मतलब हम ये जो नलिया है इसको थोड़ा टेम्परेरी ब्लॉक कर देते हैं, तो जो आंसू जो थोड़े बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आंख में ही रिटेन हो और वो नीचे अपने गले तक नहीं जाए. तो उससे आपको एक थोड़ा हेल्प हो सकता है. ऑफ कोर्स, इफ देयर इज एनी सिस्टमिक कंडीशन, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, या कोई भी सिस्टमिक इलनेस है, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अगर हम उसका ध्यान रखें तो भी अपनी ड्राइनेस का एक सोल्यूशन मिल सकता है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स जो मार्केट में आए हैं, जो हम इधर स्टिम्युलस करते हैं ग्लैंड्स को, तो इससे हेल्प होती है. एंड येस, देर आर गुड टाइप ऑफ एंड अदर टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जो थोड़े हायर ड्रॉप्स है, जो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आप अगर चालू करें, उसका 2 से 3 महीने का अगर उपयोग करें, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉप्स, ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालना कम हो सकती है, आपका ड्राइनेस का ध्यान रखा जा सकता है. सो जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आई एम श्योर ही विल हेल्प यू, डोंट वरी. एक और क्वेश्चन लेते हैं. तजीन जी ने पूछा है, माई मदर इन लॉज टीयर बैग हैज बिन कम्प्लीटली ड्राइड अप, कैन यू सजेस्ट सम रेमेडी फॉर सेम. यस, जैसे मैंने आपको भी बताया, क्या अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है अपने बॉडी में, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली आर्थराइटिस पेशेंट्स में ड्राइनेस होना बहुत कॉमन है. जैसे अब क्यों होता है हमें आर्थराइटिस, और आर्थराइटिस में क्या होता है, हमें जॉइंट पेन्स होते हैं, हमें जोड़ों में दर्द होता है. अब जोड़ों के बीच में, हर जो भी हम जॉइंट ले, वो जोड़ों के बीच में एक फ्लूइड होता है, एक तरह का ल्यूब्रिकेटिंग पदार्थ होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन नहीं होता है. मतलब वो जो हमारे बोन्स है वो रगड़ते नहीं है, उसके बीच में फ्लूइड है, तो वो ऑयलिंग का काम करता है बेसिकली. तो अगर ये हमारे आर्थराइटिस पेशेंट्स में कम होता है, इसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है. तो जिस तरह से ये बॉडी के फ्लूइड्स कम होते हैं, उसी तरह से आंख के फ्लूइड भी कम होते हैं. तो अगर अपने आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस पेशेंट्स को ये थोड़ी क्रॉनिकली प्रॉब्लम रह सकती है ड्राई आइज की. तो अगर आप एक बार अपनी मदर इन लॉ का पूरी तरह से अगर अपन जांच करवा सके क्या सिस्टमिक इलनेस है जिसकी वजह से उनको ड्राइनेस हो रही है, तो उसका अपन पहले उसको ट्रीट कर सकते हैं. उससे आपका काफी हद तक काम हो जाएगा. एंड जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर हायर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, जो हायर विस्कोसिटी की होती है, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, जो नॉर्मली हम ओवर द काउंटर जो आपको ये मेडिकल शॉप देगा, वो लो डोज ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है. और अगर आपको क्रॉनिकली प्रॉब्लम है, आपकी ड्राई आइज का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, तो आपके डॉक्टर आपको हायर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे. जेल फॉर्मुलेशन आता है, जो अपने आंख में एक छोटा सा जेल जैसे रहता है आंख में, तो वो अपने ज्यादा मॉइस्चर करता है आपको. तो अगर आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो इसका सोल्यूशन है. ड्रॉप्स अगर डालना पड़े, जेल डालना पड़े, तो इसमें कोई गलत नहीं है. जैसे मैंने बताया, ये अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर्स आपको वही ड्रॉप्स देंगे जो रेगुलर में यूज करने में भी एकदम सेफ है. सो उसका सोल्यूशन है, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आई एम श्योर यू विल बी फाइन.
कुशल बंका जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर आरती अग्रवाल जी, आपने कोविड-19 की स्थिति में हम जैसे ज़रूरतमंद लोगों को आँखों से संबोधित किया। ओके, थैंक यू। वो बेसिकली हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है, बट आई वुड जस्ट से कुशल जी दैट इट्स शुक्रिया अदा अपने जीएससी को करना चाहिए, क्योंकि उनने ये जो सेशंस कंडक्ट किए हैं जिसमें हम डॉक्टर्स घर बैठ के अगर आप सब लोगों की मदद थोड़ी बहुत भी कर पाए तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है। तो यस कुशल जी और मेरे तरफ से जीएससी के पूरे कमिटी को बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस कमेंडेबल जॉब विच दे आर डूइंग। आई एम ट्रस्ट मी, घर पे बैठ के अगर अपने जीएससी वाले लोग हमारा इतना ध्यान रख रहे, इतना सोच रहे अपने लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। करण सिंह वालिया जी पूछ रहे हैं, आई एम नॉट यूजिंग लैपटॉप और मोबाइल मच, बट इन मॉर्निंग माई आईज आर वेरी वॉटरी, व्हाट डू यू सजेस्ट? सो यस, जैसे ये एक्चुअली अपन को लगता है क्या करण जी, जैसे ड्राई आईज है मतलब हमारी आंख में आंसू प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। वाटरिंग मतलब आंख में से पानी एक्सेस में आना इज ऑल्सो वन सिम्टम ऑफ ड्राई आईज। क्या होता है, क्या हमारी ये रिफ्लेक्स होता है, क्या हमारी आंख में आंसू प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो हमारी आईज ब्रेन पे एक सिग्नल भेजती है और अपना जो ब्रेन है वो और पानी स्टिम्युलेट करता है, और वो जो आंख में जो पानी बनता है वो प्रॉपर नेचुरल टीयर की कंसिस्टेंसी में नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो अपने आंसू नॉर्मली अपने आंख के ऊपर चिपकते हैं, ये वाले आंसू जो प्रोड्यूस होते हैं रिफ्लेक्टिविटी के, हाइपर रिफ्लेक्टिविटी की वजह से वो चिपकते नहीं है, वो नीचे बह जाते हैं। तो अपने तो लगता है कि अरे हमारे आंख में तो कितना आंसू प्रोड्यूस हो रहा है, क्या पानी बह जा रहा है, तो ड्राई आइज तो हो ही नहीं सकती। बट एक्सेस वाटरिंग इज ऑल्सो वन सिम्टम ऑफ ड्राई आइज। तो अगर अपने ऐसा लग रहा है क्या बहुत ज्यादा वाटरिंग हो रही है, तो यस, यूजिंग अ ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जस्ट बिफोर यू स्लीप, मतलब सोने के पहले अगर आप एक ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल दे, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प। यस, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि मेरा यूसेज ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप ज्यादा नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या अगर आपका यूसेज ऑफ लैपटॉप एंड मोबाइल ज्यादा नहीं है फिर भी ड्राइनेस हो सकती है, बिकॉज ड्राइनेस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। पोल्यूशन, एसी में रहना, ये सब ड्राइनेस की एक निशानी है, ये जल्दी प्रेसिपिटेट करती है ड्राइनेस को। अगर आपने देखा होगा तो अपने जो एसी है उसके बाहर एक वेंट होता है जिससे पानी अब्सॉर्ब करके वो बाहर भेजता है, करेक्ट? तो ये पानी आ किधर रहा है? एसी मतलब रूम में बारिश तो हो नहीं रही है, तो ये पानी किधर से आ रहा है? ये बॉडी, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर का है ह्यूमिडिटी, वो अब्सॉर्ब करता है। सेम वे अपने को मुंह की ह्यूमिडिटी मतलब हमारा सलाइवा, हमारी जो आंख की है, टीयर, ये सब अब्सॉर्ब करता है, वो पानी बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस होती है। तो इसीलिए ये जो ऑफिस यूजर्स है या जो लोगों का कंप्यूटर यूसेज ज्यादा नहीं है बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव एसी में रहना है, उनको भी ड्राइनेस होता है। तो करण जी, अगर अपने प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है, सो यू कैन यूज अ ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आर्टिफिशियल टीयर्स, जिसकी वजह से अगर आप वन टाइम मे बी सोने के पहले भी इंस्टॉल करें तो आई एम श्योर यू शुड बी फाइन, नथिंग टू वरी। एंड ज्यादा पानी आना इज ओके, कम पानी आना इज अ प्रॉब्लम। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही ज्यादा पानी आने से, तो डोंट वरी, यू विल बी फाइन। किशन अरोरा जी बोल रहे हैं, वन मोर क्वेरी, इफ आई टेक इंजेक्शन आफ्टर 30 days, आर देयर चांसेस टू गेट आर देयर चांसेस द पोजिशन में गेट वर्स? सो अरोरा जी, क्योंकि मैंने आपके स्कैन्स देखे नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इस पे पॉजिटिव मतलब कमेंट करूं वो भी करेक्ट नहीं होगा। बट जैसे अगर सपोज अपना मैक्यूलर इडीमा है, जैसे अपना आपने बताया आपको मैक्यूलर थिकनेस है, जितनी जल्दी से जल्दी इसका इलाज होए उतना रिजल्ट अच्छे आते हैं, मतलब उतना पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। क्योंकि अगर वो इडीमा सेटल इन हो गया, वो क्या करता है ये इडीमा, ये जो हम अपने जो पीछे का पर्दा है उसमें 10 लेयर्स होते हैं, ठीक है? वो 10 लेयर के बीच में पानी जमा हो जाता है, तो वो लेयर दूर हो जाता है। अब जब वो बहुत टाइम तक ये दूर है, बिकॉज ऑफ इडीमा, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ स्वेलिंग, ये थिक हो जाती है वॉल्स। अब वो वॉल्स थिक हो जाए तो अगर अपना बाद में 30 days के बाद भी स्वेलिंग जो पूरी तरह से, अगर आपने आज या कल या एक हफ्ते 2 हफ्ते में इंजेक्शन लिया, जो पूरी तरह से कम होने वाली है, वो पूरी तरह से नहीं कम होकर इतनी रह जाए, क्योंकि अपना जो वो इलास्टिसिटी है रेटिना की, वो लूज हो जाती है। तो अगर अपने बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है एंड इफ आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, सो यू मस्ट कंसिडर टेकिंग द इंजेक्शन व्हेनेवर इट इज, एज सून एज इट इज पॉसिबल, नॉट टू डिले इट मोर। बट अगर सपोज
कोई भी सिचुएशन में, जैसे कुछ घर पे तकलीफ है या कुछ भी आपके पर्सनल हेल्थ को कुछ लेके रिलेटेड इश्यूज है, एंड अगर आपको सपोज वेट भी करना पड़े, दैट्स ओके, बिकॉज यस उसका थोड़ा इफेक्टिविटी कम होगा डेफिनेटली, बट इफ यू कैन टेक इट यू शुड टेक इट, यस जितनी जल्दी हो यू शुड ऑप्ट फॉर इट. राहुल जी बोल रहे हैं, I have irritation and redness due to high serum IgE level. When stressed, it triggers any eye drops. I use Zoxan D, but once told not to use forever. Thank you, Rahul ji. राहुल जी, तो ये जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे एलर्जिक आई डिजीज, आईजीई लेवल इज अ साइन, इज एन इंडिकेटर ऑफ एलर्जी इन द बॉडी, एंड अगर हमारे एलर्जी है तो ये रेडनेस एंड इरिटेशन परसिस्ट करता है. Zoxan D. Zoxan is an antibiotic and D is dexamethasone. Dexamethasone is a steroid. Any kind of steroid अगर आप अपने आँख में बहुत टाइम तक यूज करते हैं, so it can cause in future cataract, ग्लोकोमा. ग्लोकोमा मतलब अपन झांबर, काला पानी, हिंदी में इसको काला पानी बोलते हैं, गुजराती में इसको झांबर बोलते हैं, काला मोतियो भी बोलते हैं गुजराती में. तो अगर बहुत टाइम तक हम कोई भी स्टेरॉइड यूज करें विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर आई डॉक्टर, इट कैन लीड टू वर्स प्रॉब्लम्स. तो इट इज अ वेरी मिरेकुलस जॉब. क्या मतलब अगर वो ड्रॉप डालेगी आपको लगेगा कि मेरी आईज एकदम व्हाइट हो गई, तो लेट मी पुट इट, आज मुझे कुछ काम पे जाना है या कुछ आज मुझे कोई पार्टी में जाना है तो आई वांट माय आईज एकदम व्हाइट, तो लेट्स पुट इट. बट ओवर द काउंटर ये ड्रॉप्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जब अपने अक्यूट इफेक्ट आए आंख में, मतलब बहुत ज्यादा एलर्जी हुई है, एकदम अक्यूट प्रॉब्लम्स हो रही है, तो तब हमें ये ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट देयर आर एलर्जिक, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स जो आपके डॉक्टर आपको लिख के दे सकते हैं. देयर आर मल्टीपल एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप. आई डोंट वांट टू नेम अ ब्रांड, बट ओलोपैटिडिन करके एक मॉलिक्यूल होता है जो हम यूज करते हैं एंटी एलर्जी, जिनको एलर्जी है उनमें. ये ड्रॉप्स जो होती है ये कंप्लीटली सेफ है, दे आर स्टेरॉइड फ्री. सो इफ यू हैव एलर्जी की प्रॉब्लम एंड इफ यू यूज दीज ड्रॉप्स जिसमें विच आर मेड टू यूज फॉर लॉन्ग टर्म, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इन लॉन्ग रन, प्लस आपकी एलर्जी भी विल बी ऑल्सो टेकन केयर अबाउट. जिनको क्रॉनिकली एलर्जी रहती है उनमें ल्यूब्रिकेंट्स ऑल्सो हेल्प, एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले जो ट्रिगर फैक्टर है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. सो लॉट ऑफ पीपल यूज बाइक, यूज साइकिल या मोटर बाइक्स विदाउट हेलमेट्स, और या हेलमेट रहता है बट वो ऊपर रहता है. तो कभी भी अगर हम कोई भी हाई वेलोसिटी व्हीकल में बैठते हैं एंड जब ये विंड का ब्लो डायरेक्टली आता है तो ये जो डस्ट है ये डायरेक्टली आपको हिट करती है, एंड दिस कैन एग्रेवेट योर एलर्जी. तो अगर आपको एलर्जी है तो एब्सोल्यूट नो बाइक तो यूज करनी ही नहीं है, बिकॉज दैट कैन एग्रेवेट योर प्रॉब्लम. सेकेंडली, अगर आप सपोज रिक्शा में बैठे या कोई भी व्हीकल, 4 व्हीलर में बैठे, बस में बैठे, तो ट्राई अवॉइड सिटिंग नियर द विंडो. यू कैन सिट इन द सेंटर सो दैट डायरेक्ट विंड ब्लो आपके पास नहीं आए. अगर चश्मे का नंबर नहीं है तो मेक इट एन हैबिट कि आप थोड़ा जीरो पावर का चाहिए तो प्रोटेक्टिव ग्लेयर्स या ट्रांसपेरेंट गॉगल्स या फैंसी ब्लैक कलर डार्क गॉगल्स यू कैन यूज, सो दैट जो आंख है वो डायरेक्टली डस्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए. तो ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यस ऑफकोर्स दवाई तो हेल्प करेगी, बट ये सब चीजें आपको लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगी, एंड इससे आपकी एलर्जी विल बी टेकन केयर ऑफ. एंड अबाउट Zoxan D, ओवर द काउंटर एंड बहुत लॉन्ग टर्म तो उसको यूज ही नहीं करना, बिकॉज इट हैज हार्मफुल साइड इफेक्ट्स. कंसल्ट योर डॉक्टर, दे विल गिव यू एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लाइक ओलोपैटिडिन, एल्काफ्टिडिन, ये सब मॉलिक्यूल्स है विच कैन बी यूज फॉर लॉन्ग रन विदाउट एनी साइड इफेक्ट. विलास जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर आरती, नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर जनरली सराउंडेड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, AC, remote fridge, hair dryer, etc. It is said that they are actually not good for health, but we use them daily. Please let us know how to overcome this, or are there any devices which can negate the effect? Please advise. So coming to the first part of the question, that is TV, computer, laptop, mobile, ये सब जो चीजें हैं वो जैसे मैंने आपको बताया, it can lead to computer vision syndrome. वन कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड, स्पेशली अगर आपका काम ही ये चीज पे है तो आप डेफिनेटली काम बंद करके घर पे तो नहीं बैठ सकते. बट जैसे मैंने बोला कि अवॉइड एक्सेसिव यूज. तो अगर सपोज अपना जो भी 8
7-8 आवर्स का काम है वो हो गया, तो एक्स्ट्रा जो टाइम है जो हम मूवीज देखने में या कोई भी रिक्रिएशन एक्टिविटी करने में कर रहे हैं वो अवॉइड करिए. बी, ब्लिंक. तो पहले ए इज अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बी इज ब्लिंक फ्रीक्वेंटली. अगर आप ब्लिंक करेंगे तो इससे ड्राइनेस कम होगी. सी इज कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी स्लाइटली इंक्रीज करिए एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन जो है वो एडजस्ट करिए आपके सराउंडिंग से. यू कैन यूज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फ्लक्स ऑन योर लैपटॉप एंड मोबाइल पे नाइट मोड स्पेशली आफ्टर डार्कनेस हैज सेट इन, दैट विल हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर आई एंड अवॉइड स्ट्रेन. डी, एक आर्म का डिस्टेंस अराउंड 18 to 24 इंचेस का डिस्टेंस आपके स्क्रीन एंड अपने आई में होना चाहिए. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन लॉन्ग रन. ई, एक्सरसाइज. 20-20-20 रूल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या 20 मिनट का अगर आपका काम है कोई भी स्क्रीन पे, 20 सेकंड के लिए आपकी आईज यू शुड टेक इट ऑफ फ्रॉम द स्क्रीन और 20 फीट अवे एक टारगेट बना लीजिए घर के बाहर, विंडो के बाहर, ऑफिस के विंडो के बाहर. तो 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम, 20 सेकेंड्स टेक योर आईज अवे एंड 20 फीट के ऑब्जेक्ट को देखना है. तो व्हाट दिस डज इज, क्या ये जो अपना फ्यूजन है, जब हम कॉन्स्टेंटली कुछ भी रीडिंग नियर का काम कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टेंटली आपको रियूज कर रहे हैं, हम फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. तो ये जो फ्यूजन है, जो कन्वर्जन हो रहा है, मतलब दोनों आंखें जब पास में देख रही है उसको ब्रेक करता है और अपनी आंख की मसल्स को रिलैक्स करता है. एफ, फैन, एसी. जैसे आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि ये एसी यूसेज इज एब्सोल्युटली नॉट वेरी हेल्दी, बट आजकल स्पेशली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में तो फुल टाइम एसी है. हम डॉक्टर्स हैं, हमारे तो गैजेट्स ही एसी पे चलते हैं क्योंकि एसी के बिना गैजेट्स खराब हो जाएंगे. सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, क्या मेक श्योर क्या जैसे एसी का जो वेंट है, फैन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्टली आग के ऊपर या सामने नहीं, वो अपने पीछे से आ रहा हो एंड डिफ्यूज हो. तो इससे अगर जब हम एसी का विंड ब्लो डायरेक्टली आग पे अवॉइड करते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स. स्पेशली जब हम क्रॉनिक, मतलब हमें बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्राइव है, तो जो हम ड्राइव कर रहे हैं, हम आगे ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे बैठे हैं, तो जो वेंट है एसी का जो डायरेक्टली आग पे आता है, दैट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम. सो यू मस्ट मेक श्योर दैट वो वेंट्स को आप इधर उधर डिस्पर्स कर दे ताकि अपने आग पे डायरेक्टली विंड नहीं आए. जी, एंटी ग्लेयर यूसेज ऑफ ग्लास और स्क्रीन. तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स आती है जो आप आपके कंप्यूटर या मोबाइल लैपटॉप पे लगा सकते हैं, या आप एंटी ग्लेयर जीरो पावर का ग्लासेस यूज कर सकते हैं. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन लॉन्ग रन. एंड एच इज हेल्दी ईटिंग. हेल्दी ईटिंग विल ऑल्सो help you in long run. So taking care of your first part of the question is TV, computer, laptop, mobile. ये सब चीजें जो है yes, जैसे मैंने आपको बताया, ये आप ABCDEFGH, ये जो 8 मंत्रास मैंने आपको दिए, अगर आप ये फॉलो करेंगे, दैट शुड टेक केयर ऑफ इट. अबाउट योर सेकेंड पार्ट, AC ट्राई अवॉइड. एंड अबाउट फ्रिज जो है, प्रैक्टिकली हम फ्रिज से ओपन करते हैं, सामान लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो उतना जो ड्राई एटमॉस्फेयर का जो अपना जो फ्रिज से जो ड्राई एयर निकलती है, दैट डजंट कॉज दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर दोज मिली सेकेंड्स ऑफ यूसेज. ऑफकोर्स ऐसे खोल के अगर आप ट्राई करें, आग खोल के फ्रिज का जो एयर है उसको लेने के लिए, दैट इज ड्राई एयर, सो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम. सो आई एम श्योर वन doesn't do that all the time. Coming to your last part is hair dryer. Yes, hair dryer is another one thing which is a very big factor which plays a role in dryness. क्योंकि जो हेयर ड्रायर आपने देखा होगा, ये स्पेशली ये जो हेयर ड्रेसर्स है, पार्लर वाले लोग हैं, इन लोग का जो यूसेज है हेयर ड्रायर का, जब ये हेयर ड्रायर भले आप आपके ऊपर नहीं यूज करो, आप किसी और को यूज करो, ये एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको ड्राई करती है एंड दैट कैन कॉज ड्राइनेस. कैसे करती है, वो ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब कर लेती है एंड उसकी वजह से ड्राइनेस होती है. तो एक्सेसिव यूज ऑफ हेयर ड्रायर इज नाइदर गुड फॉर योर हेयर एंड नाइदर इट इज गुड फॉर योर आई. सो यू मस्ट टेक केयर. क्या अगर अवॉइड कर सकते हैं तो गुड, एंड इफ इट्स योर प्रोफेशन वेर यू कैन नॉट अवॉइड समथिंग, there are some things which are called as occupational hazards, you cannot avoid. जैसे अभी हमारा है क्या, AC में काम करना हम नहीं अवॉइड कर सकते, but you can do substitutes for it. Like अगर आपका hair dryer usage का बहुत काम है, जैसे अगर suppose if you are in that profession, you can use a zero power protective eye glare जो आपका इधर से लेके इधर तक पूरा कवर करता है. So what that will do is, एक तो डायरेक्ट जो ड्राई एयर है उसको अपने आंख पे नहीं लेके आता है, फर्स्ट. सेकेंड थिंग, जब हम कोई भी टाइप का चश्मा यूज करते हैं तो वो एक मॉइस्चर चेम्बर फॉर्म कर देता है आँख के अराउंड. तो जो आँख के आजू बाजू जो ह्यूमिडिटी है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है, वो मॉइस्चर चेम्बर बन जाता है. दैट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राई आइज. सो दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द होम रेमेडीज. जो लोग को बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, कि आप कोई भी जीरो पावर का चश्मा यूज कर लीजिए, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है.
Kushal Bankaji is asking me, Doctor, I'm involved in business of medicine. I have to work on the computer for 8 to 10 hours. Please, can you give us suggestions? So basically ऐसा है क्या, जैसे मैंने आपको बताया क्या, ये जो अगर आप 8 मंत्रास है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर दीज 8 मंत्रास विथ यू, A to H. अगर आप ये फॉलो करेंगे और अगर उससे भी ज्यादा आपको तकलीफ है तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये 8 to 10 hours ऑफ स्क्रीन ऑल्सो विल नॉट कॉज यू दैट मच ऑफ अ ट्रबल. सो क्योंकि इट इज समथिंग, इट इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट देन देर आर सर्टेन थिंग्स अगर आप उसको नॉर्मली फॉलो करें so that can keep your eyes healthy and safe for long, even in spite of long hour of constant screen usage. So a couple of last questions we'll take in and then I wind up. Oh my god, it's more than an hour now. Krishan Arora ji फिर से पूछ रहे, okay, can I meet you doctor for consultation and treatment? Of course Arora ji, ये मेरा सौभाग्य होगा क्या मैं आपको चेक करूँ और ट्रीट करूँ. Definitely you can contact me. No worries to that. Let me just go through अगर अपने पास और कोई questions है. सो मैं जस्ट बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन मैं बस एक दो चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी. जैसे मैं आपको बता रही थी क्या प्रॉब्लम्स आपको कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो सकती है. तो बचपन मतलब फ्रॉम 0 to 20 ईयर्स आपको 2 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर, एंड सेकेंड इज एलर्जिक आई डिजीज बिकॉज दैट इज मोर कॉमन इन यंगर एज ग्रुप. कमिंग टू द मिडिल एज ग्रुप दैट इज 20 ईयर्स to 50 ईयर्स जो सामना करना पड़ सकता है, दैट इज जैसे हमने बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राई आईज हो गया. एंड ये एज ग्रुप होता है जिसमें लोगों को लेसिक करवाना होता है या जिसको चश्मे का नंबर नहीं पहनना है. तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी एक ऑप्शन रहती है विच इज अ वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी. इट हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes पर आई. एक ही दिन में दोनों आंख हो जाती है. एंड द वेरी सेम डे आप शाम को आपको जितना भी काम है नेक्स्ट डे, अगर आपको 8-9 hours का कंप्यूटर वर्क है, दैट यू कैन रिज्यूम आराम से. मतलब लेसिक is a tremendous fabulous rewarding surgery. The third, one of the most important thing which we can see in this age group is presbyopia, बेताला का नंबर. तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये नंबर आना संभव है. रीडिंग ग्लासेस, इसको हम इससे बच नहीं सकते. तो अगर आपको एजिंग की वजह से रीडिंग ग्लासेस आ रहे हैं, इट इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग टू वरी. एंड ये नंबर बढ़ते जाएंगे, हल्का हल्का सा नंबर बढ़ता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है. इट इज नॉर्मल एजिंग चेंजेस विच हैपेंस इन योर बॉडी. The second बचपन, like I said, that is the age 50-55 years के बाद जो आपको 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको मालूम पड़े कि आपको क्या देखना है तो आपको इजी आसानी होगी आपकी आंख का ध्यान रखने. एंड देन वील जस्ट वाइंड अप विद द सेशन. वन इज कैटरैक्ट, हिंदी में हम इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, मोतियोबिंद गुजराती में बोलते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा जो नेचुरल लेंस है वो ट्रांसपेरेंट होता है और वो व्हाइट हो जाता है. जैसे अपने काले बाल सफेद होने ही है एज के वजह से, इसका कोई और इलाज नहीं है. किसी को जल्दी हो रहा है, किसी को लेट हो रहा है. ठीक उसी तरह से जो अपने आंख के अंदर नेचुरल लेंस है वो एज के वजह से सफेद होगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी लूज होगी, वो स्लाइटली ओपेक होगा ही होगा. सो कैटरैक्ट होना इज वेरी नॉर्मल. इट्स अ नॉर्मल एज रिलेटेड चेंज. किसी को 50 में आता है, किसी को 70, किसी को 80. सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. आजकल कैटरैक्ट इज just become a very simple surgery with the help of laser, जिसमें हम टाके नहीं लेते हैं, इंजेक्शन नहीं देते हैं, आई में पैड बैंडेज नहीं रहता है. सेम डे पे आप घर पे जाके आपको अगर चाय बनानी है शाम को, अगर आपको शाम को नीचे वॉक के लिए जाना है तो भी आप जा सकते हैं. मतलब इमीडिएटली अपने को आप देखते देखते ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकल सकते हैं. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वन कैन फेस इन दिस एज ग्रुप इज ग्लोकोमा. झांबर बोलते हैं इसको, काला मोतिया बोलते हैं, काला पानी बोलते हैं हिंदी में, यूपी में अपन इसको काला मोतिया बोलते हैं. जिसमें बेसिकली ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जिसमें आंख का प्रेशर थोड़ा सा अपना बढ़ता है, जिसके वजह से अपनी आंख के पीछे की नस थोड़ी सी सूखने के चांसेस रहते हैं. ग्लोकोमा इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिजीज टू बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज जो इसमें नजर जाती है वो परमानेंट होती है और उसको हम कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत इसको वापस नहीं ला सकती. तो अगर अपने फैमिली हिस्ट्री है, मतलब अपने घर में नाना नानी दादा दादी किसी को भी अगर ग्लोकोमा, झांबर, काला पानी, इसकी अगर तकलीफ है तो अपने टेस्टिंग जल्दी करवानी चाहिए. और कभी भी आपको लगे कि हेडेक बहुत कांस्टेंट है, आईब्रोज के उधर पेन है, सर दर्द हो रहा है, आंख में भारीपन लग रहा है, तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, स्पेशली इफ यू आर हाई रिस्क पेशेंट.
थर्ड एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ये एज ग्रुप में मिलती है वो है रेटिना, पर्दे की प्रॉब्लम्स, जैसे अभी अपन ने बहुत एक्सटेंसिवली अरोरा जी के साथ डिस्कस किया. इस डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब अपने आंख के पीछे के पर्दे पे जो स्वेलिंग आ सकती है या पीछे की नस, ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लीड कर देती है एज के वजह से, डायबिटीज के वजह से, बीपी के वजह से. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इशू. तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको देखने में सडनली पहले जितना दिखता था उतना धुंधला दिख रहा है, आई एम नॉट सीइंग वेरी क्लियरली, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम हैविंग कांस्टेंट आंख के आजू बाजू पेन, हेडेक हो रहा है, यू मस्ट कंसल्ट योर आई डॉक्टर इमीडिएटली. बिकॉज आप एक चीज याद रखिएगा, साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, तो हर एक चीज का इलाज है. अगर अपन को अगर हम इसे राइट टाइम पे अगर हम इसको डायग्नोस कर ले तो आपकी ऑलमोस्ट आईसाइट जाने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल हो जाती है. राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सेव योर आईज. So we'll just end the session. I cannot even say how grateful I am to Goregaon Sports Club for helping me conduct this session and the entire multimedia team to make it run so smoothly without any glitches. Thank you so much, Karan ji. Thank you so much for inviting me. मुझे बहुत ज्यादा मजा आया कि अपने जीएससी की जो हर एक जन को मैं फैमिली जैसे ट्रीट करती हूँ उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी एज अ डॉक्टर. क्या मुझे बोलते हैं ना कि अपना ये जो डॉक्टर जब बनते हैं, जब हम ओथ लेते हैं, जो हम बोलते हैं कि हम सबकी ध्यान रख सके, हमारा बेस्ट कर सके, ये एक छोटा सा मीडियम है जिसके थ्रू मैं घर पे बैठ के भी आपको अगर थोड़ा नॉलेज दे सकूं जिससे आपकी आईज प्रिजर्व हो सकती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है. सो टिल देन आई वुड जस्ट से स्टे होम, स्टे सेफ. नमस्ते.